मूवी शुरू होती है और हम एक जिमी कलन नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहा है। वो अपने सेल की दीवार पर एक फोटो देखता है जिसमें वह और उसका भाई एक साथ होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं जो जिमी को उसके सेल से बाहर निकालते हैं, क्योंकि कई साल के बाद उसकी सजा अब पूरी हो चुकी है और वो जेल से रिहा होने वाला है। जेल से रिहा होने से पहले जिमी को वार्डन के पास लाया जाता है। वार्डन उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। लेकिन जिमी को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। जेल से निकलने के बाद जिमी जल्दी से एक जंकयार्ड में आता है। यहाँ पर किसी ने उसके लिए एक कार और कार के अंदर एक बंदूक और एक फाइल रखी थी जिसमें कुछ लोगों के डिटेल्स थे। ये सारी चीजें पाकर जिमी जल्दी से कार लेकर फुल स्पीड में यहाँ से निकल जाता है और वहां से सीधा वो एक ऑफिस में आता है। यहाँ आते ही जिमी एक आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि इस आदमी का नाम और फोटो उसके फाइल में मौजूद था। अपने पहले टारगेट को खत्म करने के बाद जिमी रॉय ग्रोन के पास आता है। रॉय वही आदमी है जिसने जिमी को कार और गन दी थी। रॉय एक इन्फॉर्मर है जो पैसे लेकर लोगों के लिए काम करता है। जिमी कहता है कि अब मुझे मेरे अगले टारगेट का नाम और पता चाहिए। दरअसल जिमी जब जेल में था तब उसने रॉय को ढेर सारे पैसे दिए थे ताकि वो कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन उसे ला कर दे। रॉय उन लोगों की इन्फॉर्मेशन देने से पहले जिमी से कहता है कि मुझे उन लोगों की जानकारी निकालने में पूरे 5 साल का समय लगा है, इसलिए मुझे और भी पैसे चाहिए। ये सुनकर जिमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रॉय को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी रॉय अपने बॉडीगार्ड से जिमी को पीटने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड को यह पता चलता है कि जिमी एक गोस्ट है और वो अपने समय का सबसे खूंखार कैदी था। ये सब जानकर बॉडीगार्ड उससे बिना लड़े ही यहाँ से भाग जाता है। अब रॉय के पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने जिमी को उसके टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो उसे मार देगा। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से रॉय यहाँ जिमी को उसके टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन दे देता है। इन्फॉर्मेशन पाकर जिमी अपने अगले टारगेट का शिकार करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर हमफ्राइज को देखते हैं जो अपनी पार्टनर सिसिरो के साथ उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है जहां पर जिमी ने अपने पहले टारगेट को मारा था। इसी बीच हम एक हिटमैन को देखते हैं जो अपने काम में बहुत ही माहिर हैं और लोग इसे किलर के नाम से जानते हैं। किलर को यहाँ एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो उसे जिमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। क्लाइंट किलर को जिमी की एक फोटो भेजता है ताकि ये उसे पहचान सके। उधर इन्वेस्टिगेशन करते समय डिटेक्टिव सिसिरो को एक वीडियो टेप मिलती है जिससे उसे जिमी के पास्ट के बारे में पता चलता है। सिसिरो अपने पार्टनर हमफ्राइज को बताती है कि जिमी एक बड़ी रॉबरी में शामिल था और वो कार चलाने में बहुत ही माहिर था। रॉबरी करने के बाद उसकी टीम भागने में भी सफल रही, लेकिन जब वो लोग घर आए तब एक दूसरे गिरोह के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वो लोग इन्हें टॉर्चर करके चोरी किए गए पैसों के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिमी का भाई गैरी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। ये देख गिरोह का एक मेंबर जिमी को धमकाता है कि अगर तुमने हमें पैसों के बारे में नहीं बताया तो हम तुम्हारे भाई गैरी को मार देंगे। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए जिमी उन्हें पैसों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जिमी के सामने ही उसके भाई गैरी को मार देते हैं और फिर कोई पीछे से जिमी के सिर में गोली मार देता है। लुटेरे सोचते हैं कि जिमी अब मर चुका है, लेकिन उसे डॉक्टर की एक टीम के द्वारा बचा लिया जाता है। डॉक्टर उसके सिर में आयरन प्लेट डालते हैं और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। सिसिरो हमफ्राइज से कहती है कि मुझे अपने जासूस के जरिए पता चला है कि जेल से निकलकर जिमी अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है और वो उन सभी को मारेगा जिन्होंने उसके भाई को मारा है। इसी बीच हम जिमी को देखते हैं जो अपने अगले टारगेट को मारने के लिए आता है। इस आदमी का नाम केनेथ टाइसन है। टाइसन वही आदमी है जो उस दिन जिमी की रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम यहाँ किलर को देखते हैं जो जिमी का लगातार पीछा कर रहा था। जिमी टाइसन के पास आता है और वो सीधा उसके माथे पर गोली मारता है, जिससे टाइसन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने टारगेट को फिनिश करने के बाद जिमी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन किलर जो बिल्कुल जिमी के पीछे था वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन जिमी उस पर शूट करता है और उसे बिना मारे ही यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जिमी का मकसद सिर्फ उन्हीं लोगों को मारना है जिन्होंने उसके भाई को मारा है। किलर यहाँ काफी गुस्सा होता है क्योंकि आज पहली बार वो अपने शिकार को नहीं मार पाया। इसके बाद जिमी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है जिसका नाम मरीना है। जिमी को देख वो काफी गुस्सा होती है और उसे एक थप्पड़ भी मारती है क्योंकि जिमी उसे अकेला छोड़कर चला गया था। जिमी कहता है कि मैंने जो भी किया वो सब मैंने अपने अजन्मे बच्चे और खुद को बचाने के लिए किया था। ये सुनकर मरीना रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने हमारे अजन्मे बच्चे का अबॉर्शन करा लिया है
और अब मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हूँ। मरीना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उन लोगों को मार रहे हो जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, इसलिए मैं भी कामना करती हूँ कि तुम उन सभी को मार दो। अब जिमी यहाँ से अपने अगले टारगेट को मारने के लिए निकल जाता है। उसका अगला टारगेट हॉविस निक्सन है, जो कि न्यूवाडा के एक स्ट्रिप क्लब में काम करता है। निक्सन वही आदमी है जिसने जिमी के भाई का गला काटकर उसे मारा था। क्लब में आकर जिमी निक्सन को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि निक्सन वॉशरूम जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। निक्सन जब जिमी को अपने सामने देखता है तब वो उससे लड़ने के लिए चाकू निकालता है। जिमी भी एक नुकीली चीज से उस पर हमला करता है। दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई होती है और जिमी निक्सन को बुरी तरह से घायल कर देता है। निक्सन को मारने के बाद जिमी यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रेडियो के जरिए जिमी को पता चलता है कि निक्सन अभी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में भर्ती है। ये न्यूज सुनकर जिमी जल्दी से अपनी कार मोड़ता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम ऑफिसर हमफ्राइज को देखते हैं, जिसे पता है कि स्ट्रिप क्लब में निक्सन को जिमी ने चाकू मारा है। इसीलिए वो हॉस्पिटल आता है, क्योंकि उसे पता है कि निक्सन को मारने के लिए जिमी जरूर हॉस्पिटल आएगा। इसी बीच हम किलर को देखते हैं, जिसे उसका क्लाइंट बताता है कि जिमी अपने टारगेट को मारने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। उधर हॉस्पिटल में पहुंचकर जिमी सीधा ऑपरेशन रूम में आता है और यहाँ आते ही वो निक्सन को मार डालता है। गोलियों की आवाज सुनकर हमफ्राइज को पता चल जाता है कि जिमी यहाँ आ चुका है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। ऑफिसर जिमी पर शूट करता है, बदले में जिमी भी उस पर शूट करता है। मौका पाकर जिमी हमफ्राइज के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, जिसे देख हमफ्राइज भी अपनी गन नीचे कर लेता है। उसे लगता है कि अब जिमी उसे मार देगा, लेकिन जिमी उसे कुछ भी नहीं करता और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका मकसद किसी भी बेकसूर इंसान को मारना नहीं है। जिमी को रास्ते में एक कार दिखाई देती है जो कि लगातार उसका पीछा कर रही थी। दरअसल कार के अंदर किलर है जो जिमी को मारना चाहता है। जिमी अपनी कार तेजी से चलाता है और उसके सामने आ जाता है। जिमी चाहता तो वो किलर को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसका मिशन सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म करना है। इसलिए वो उसके कार के टायर पर गोली मारता है, लेकिन किलर अपने शिकार को मारना चाहता था, इसलिए वो उस पर गोली चला देता है। गोली जिमी के गर्दन को छूकर निकल जाती है और जिमी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिमी अपने घर आता है, क्योंकि वो अपने पिता को मारना चाहता है। जिमी को लगता है कि उसके पिता ने ही उसे और उसके भाई गैरी को मरवाया है, क्योंकि उसके पिता इन लोगों से वो पैसे मांग रहा था जो इन्होंने चुराए थे, लेकिन वो दोनों अपने पिता को पैसे देने से मना कर देते हैं। ये सुनकर उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और कोई पिता अपने बेटे को आखिर क्यों मारना चाहेगा जब वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। जिमी की माँ उसके घाव का इलाज करती है और कहती है कि तुम्हारी डकैती के बारे में गैरी की गर्लफ्रेंड जानती थी, और हो सकता है कि उसी ने दूसरे गिरोह के लोगों को तुम्हारे प्लान के बारे में बताया हो। ये सुनकर जिमी यहाँ से निकल जाता है। जिमी का अगला टारगेट अलेक्जेंडर जेरॉड नाम का एक आदमी होता है, जो अब ईसाई धर्म का प्रचारक बन चुका है। जिमी जब उसे मारने के लिए जाता है, तब रास्ते में वो रेडियो पर जेरॉड का भाषण सुनता है, जिसमें वो बताता है कि इंसान को कभी भी चोरी करनी नहीं चाहिए और ना ही कभी किसी को दुख पहुंचाना चाहिए, और अगर कोई इंसान गलती करता है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर जिमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर हम ऑफिसर हमफ्राइज को देखते हैं, जो अपनी पार्टनर सिसिरो को बताता है कि जिमी और उसके भाई को जिन लोगों ने मारा था वो लोग भी एक डकैती में शामिल थे, और अब जिमी ने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया है, लेकिन अभी भी एक आदमी है जो कि जिंदा बचा है, इसीलिए मैं उस आदमी को जिमी से जरूर बचाऊंगा। उधर जिमी अपने अगले टारगेट के पास पहुंच चुका था। यहाँ हम किलर को देखते हैं, जो अपने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेकर इस जगह पर आ चुका था। जिमी अंदर आता है जहाँ जेरॉड अपना भाषण दे रहा था और उसके सामने बहुत से लोग थे। जिमी को यहाँ देखते ही जेरॉड उसे पहचान लेता है। दरअसल जेरॉड पहले एक डकैत और हत्यारा हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद को बदल चुका है। जिमी उसे अपने साथ टेंट से बाहर लाता है। जेरॉड कहता कि मुझे अपने कर्मों पर पछतावा है और अब मैंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। वह जिमी से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को वापस तो नहीं ला सकता, और अगर तुम मुझे मारते हो तो फिर भी तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। इस बदले की आग में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपना बदला लेकर रहोगे। उसके बाद भी मैं तुमसे माफी की उम्मीद करता हूँ। ये कहकर जेरॉड घुटनों पर बैठ जाता है और जिमी से माफी मांगता है। जेरॉड की बातें सुनकर जिमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर से एहसास होता है कि जेरॉड अब बदल चुका है और अब वो पुराना जेरॉड नहीं है, इसलिए जिमी उसे जिंदा छोड़ देता है, यहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।